नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम 91 चैनल पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं आज जो है हम लोग कंप्यूटर की क्लास करेंगे, जो कि कंप्यूटर का जो है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर का सेट नंबर 1 है। ठीक है, और ये जो है हमारे आने वाले एग्ज़ाम UPPCL का जो कार्यालय सहायक है। ठीक है, कार्यालय ठीक, और दूसरा TG2, ये जो दो पेपर हैं इसके लिए जो कंप्यूटर आएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए इन दोनों एग्ज़ाम में आप कुछ भी कर लीजिए, आप जब तक कंप्यूटर को क्वालिफाई नहीं करेंगे, आप जो है दूसरा आगे का जो कॉपियाँ होंगी वो आपकी चेक नहीं होंगी। तो इसलिए हमको ये एग्ज़ाम में कंप्यूटर के लिए जितना महत्वपूर्ण बाकी एग्ज़ाम है उतना ही महत्वपूर्ण हमारा ये कंप्यूटर का पोर्शन भी है। ठीक है, तो हम लोग कंप्यूटर तैयार करेंगे और इसमें छोटी से बड़ी लेके जो भी चीज़ें होंगी, और जो इसका सिलेबस है देखिए बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है, तो जल्दी से कवर हो जाएगा। बस आप लोग अपना सपोर्ट दिखाते रहिएगा, जैसे अभी तक आप लोगों ने पीटी के पेपर वाले एग्ज़ाम में जैसे दिखाया है वैसे ही चैनल को अपना सपोर्ट दिखाते रहिएगा। ठीक है, बाकी आपको कंप्यूटर में इतना मैटर और इतना अच्छे मैटर दूंगा मैं कि आपको किसी कहीं कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, बस आप यही पढ़ लीजिए, आपका जो है कंप्यूटर का पोर्शन आपका अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। स्कैनर किस प्रकार का उपकरण है, हमसे ये पूछा गया है। ठीक है, देखिए स्कैनर का काम क्या होता है, किसी भी चीज़ को स्कैन करना और कंप्यूटर तक भेजना। तो यानी कि जब हम लोग कोई भी चीज़ कंप्यूटर को देते हैं तो वो क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए और फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, LCD का पूर्ण रूप क्या है। देखो जो LCD का पूर्ण रूप होता है वो तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, और ये क्या होती है, ये पतली सी एक पर्दे टाइप की एक डिस्प्ले होती है, जो बहुत ज़्यादा मोटी नहीं होती है, पतली सी डिस्प्ले होती है, और इसके जो पिक्सल वगैरह प्रिंट वगैरह होता है ये हमारा पुराने वाली टीवी और उनसे काफ़ी अच्छा होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी प्राथमिक मेमोरी है। ठीक है, देखो जो प्राथमिक मेमोरी होती है वो होती क्या है। देखो जो प्राथमिक मेमोरी होती है उसी को हम लोग कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी यानी कि मेन मेमोरी कहते हैं। ठीक है, और ये जो होती है ये हमारी अस्थायी मेमोरी होती है। कैसी होती है, टेम्परेरी मेमोरी होती है। ठीक है, और जब क्या होता है, जब इनपुट डिवाइस द्वारा कंप्यूटर को आदेश प्राप्त होता है ना, तो वो सिस्टम यूनिट को आदेश सबसे पहले मेन मेमोरी में जाता है। जैसे जो हम लोगों ने कंप्यूटर को कहा कि ओपन कंप्यूटर, तो हम लोगों ने माई कंप्यूटर वाले जो फोल्डर होता है उस पर क्लिक किया, तो जब हम क्लिक करेंगे माउस से तो वो सबसे पहले जो है इनपुट जो दिया वो कहाँ जाएगा, वो सिस्टम यूनिट में वो जो है कहाँ पे पहुँचता है, जो सिस्टम यूनिट होता है वो आदेश देता है सबसे पहले मेन मेमोरी को। ठीक है, और जो कंप्यूटर में जो मेन मेमोरी में हम लोग जो आदेश देते हैं उसके प्रोसेस होने से पहले जो मुख्य मेमोरी में ही रहते हैं। ये कहाँ रहते हैं, मुख्य मेमोरी में। तो यानी कि प्राथमिक मेमोरी हमारी क्या होती है, प्राथमिक मेमोरी होती है हमारी मुख्य मेमोरी। और जो मुख्य मेमोरी होती है, प्राथमिक मेमोरी कौन कौन सी होती हैं, जैसे रैम, इसने क्या कहा ये अस्थायी यानी कि टेम्परेरी होती है। तो रैम क्या होता है, लाइट चले जाने के बाद इसमें कुछ भी डेटा बचता ही नहीं है, सारा डेटा ख़त्म हो जाता है। ठीक है, यानी कि हम लोग यहाँ से ये समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है DVD का पूर्ण रूप क्या है। ठीक है, देखो DVD जो है वो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होती है। ठीक है, इसकी जो स्टोरेज क्षमता होती है वो काफ़ी होती है, लगभग 4 GB से 6 GB तक इसकी स्टोरेज क्षमता होती है। ठीक है, चलिए यहाँ से इतना ही क्वेश्चन बनता है और कुछ खास ऐसा क्वेश्चन नहीं बनता है। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से कोई नहीं, ओह सॉरी ये मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, ये जो है इतना पार्ट मिसप्रिंट है, इसको छोड़ते हैं। लिखा है व्हाट इज़ द मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या है, मदरबोर्ड जो है वो सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, CPU है या ऑपरेटिंग सिस्टम है। देखिए सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो हमारे कंप्यूटर के अंदर एक प्रोग्रामों का एक समूह होता है, वो तो नहीं है। हार्डवेयर क्या होता है, जिनको हम छू सकते हैं। ठीक है, और बचता है CPU। देखो CPU क्या होता है, जो CPU होता है वो हमारे इसका ये दिमाग कह सकते हैं, कंप्यूटर का पूरा दिमाग होता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जिसकी वजह से हम लोग कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं, वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। देखिए मदरबोर्ड क्या है, अगर जैसे मान लीजिए कंप्यूटर है, कंप्यूटर को खोला जाए तो उसमें एक जगह पे एक ऐसे करके बना होगा, उसमें सारे सर्किट जुड़े होते हैं।
ये जो है ये सारे सर्किट हमारे जुड़े होते हैं। और ये क्या होता है, यही मदरबोर्ड होता है। अब ये मदरबोर्ड है, अगर हम इसको खोलेंगे तो इसको क्या करेंगे, छू सकेंगे ना। और जिसको भी हम लोग छू सकते हैं वो क्या होता है, वो होता है सब हार्डवेयर होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है ना कि मैं आपको कोशिश यही करूँगा कि पर डे आपको 8 बजे से 9 बजे तक मैं कंप्यूटर के 25 क्वेश्चन आपको पर डे दे दूँ। और कोशिश अब मेरी ये भी रहेगी कि आपको पर डे हिंदी के भी क्वेश्चन जो है प्रोवाइड कराता रहूँ, जो कि आपके आने वाले जो कंप्यूटर यूपीपीसीएल में जो कार्यालय सहायक है उसमें, और आपका जो TG2 है, दोनों में हिंदी में जो भी आना है, मैं कोशिश यही करूँगा कि आपका जब तक पेपर होता है तब तक मैं आपको इतने सेट करा दूँ कि आपका कोई भी क्वेश्चन उससे छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, और कोशिश मेरी यही रहेगी कि जो भी क्वेश्चन कराऊँ वो या तो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में आए हुए होने चाहिए, या इतने इंपॉर्टेंट हों जो आपको कहीं से भी वो छूटे नहीं आपका अगर कोई एग्ज़ाम आता है। तो अगर आपको मेरा ये सेशन जो है मैं जो करा रहा हूँ, अगर ये अच्छा लगे तो एक बार को इसको जो है शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। क्योंकि आगे आने वाले समय में आपका जब तक इसका पेपर नहीं हो जाता है यूपीपीसीएल का, आपको पर डे ऐसी ही क्लासें मिलती रहेंगी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कंप्यूटर की प्रमुख विशेषता क्या, मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर आर। देखो जो इसकी कंप्यूटर की मुख्य विशेषता क्या होती है, स्पीड होती है, उसमें एक्यूरेसी होती है, भंडारण क्षमता होती है, उसको हम बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, ऑल ऑफ दिस, हाँ, यानी कि ये सारी चीज़ें हमें क्या हो जाएगा, मिल जाएंगी। तो कंप्यूटर में ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर इज, कंप्यूटर की सीमा क्या है, कंप्यूटर की सीमा नॉन एक्यूरेट, क्या कंप्यूटर गैर सही, अभी ऊपर वाले ही क्वेश्चन में बताया कि उसमें एक्यूरेसी होती है, तो ये ऑप्शन तो यहीं से गलत हो गया। फिर नो फीलिंग्स, कोई भावना नहीं होती, हाँ ये देखा जाए तो काफ़ी हद तक सही है। चलिए आगे देखते हैं। स्लो कैलकुलेटिंग, धीमी गणना, अगर वो धीमी गणना करेगा तो ये बताइए फिर हम लोग उसको यूज क्यों करेंगे, इतनी बड़ी बड़ी गणना है वो कैसे कर पाएगा, यानी कि ये तो ऑप्शन गलत है। फिर नो ऑटोमेशन, यानी कि कोई स्वचालन नहीं। देखिए कंप्यूटर में कोई स्वचालन नहीं होता है मानते हैं, लेकिन उसने हमसे पूछा है कंप्यूटर की सीमा क्या है। तो सीमा क्या है, तो सीमा क्या है के लिए ये हो जाएगा कि उसकी कोई अपनी भावना नहीं होती है, यही उसकी सीमा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है कि डिवाइसेस बाय विच द रिजल्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंप्यूटर आर कॉल्ड डिवाइसेस। ठीक है, क्या कह रहा है, वे उपकरण जिनके द्वारा कंप्यूटर से प्राप्त परिणामों को प्राप्त किया जाता है डिवाइसेस कहलाती हैं। देखिए जब हमने कंप्यूटर में कोई कार्य किया, ठीक है, और वो हमको पता चले कि हमने क्या किया, जैसे मान लिया यहाँ पे एक हमारा फोल्डर है माई कंप्यूटर, और ये नीचे है माई डॉक्यूमेंट, तो हमें इसमें क्या करना है, हमें माई डॉक्यूमेंट खोलना है। तो हमने अपने माउस से माई डॉक्यूमेंट को क्या किया, इनपुट दे दिया। ठीक है, इनपुट तो दे दिया, क्या हमें वो दिखाई दिया, नहीं दिखाई देगा। लेकिन जब वो माई डॉक्यूमेंट हमारा ओपन हो जाएगा तो हमें वहाँ से ये पता चलेगा कि जो चीज़ हमने उससे कंप्यूटर से अपने कही थी वो उसने हमको दिखा दी। तो वो हमें कहाँ दिखाई दी, अपने मॉनिटर पे। तो मॉनिटर का ऐसा क्या होता है, वो मॉनिटर होती है हमारी आउटपुट डिवाइस। जैसे स्कैनर, हमने प्रिंट जो है हमारे स्क्रीन पे जो भी हमें उसको प्रिंट करना है, हम चाहते हैं कि वो हमारे पास हमेशा के लिए बना रहे, या हम जब चाहें तो उसको देख सकते हैं बिना कंप्यूटर को ओपन किए। तो हमने क्या किया, उसका प्रिंट निकाल लिया, वो अपने पास रख लिया। तो जो प्रिंट निकाला तो प्रिंटर ने हमको क्या दिया, आउटपुट दिया ना। तो यहाँ से यानी कि इन्होंने जो पूछा था वे उपकरण जिनके द्वारा कंप्यूटर से प्राप्त परिणामों को प्राप्त किया जाता है डिवाइसेस कहलाती हैं। तो वो कैसी डिवाइसेस होती हैं, वो होती हैं सारी आउटपुट डिवाइसेस, जो हम करते हैं वो हमें दिखा दें या हमारे पास तक पहुँचा दें, वो सारी आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट कंप्यूटर, निम्नलिखित में से कौन पहला कंप्यूटर है। देखो अगर हमसे सिर्फ पहला कंप्यूटर पूछा जाएगा तो वो आपका हो जाएगा। ठीक है, ये गणना के लिए बनाया गया था, ये सबसे पहला कंप्यूटर था। ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद में जो उसका एक और कंप्यूटर बना था ENIAC, ENIAC, जो ये हमारा कंप्यूटर था, ये हमारा पहला कंप्यूटर था। ठीक है, तो यानी कि अगर निम्नलिखित में से पहला कंप्यूटर ही सिर्फ पूछा जा रहा है तो हमारा कौन सा हो जाएगा, अवकाश हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 10 क्या है,
फुल फॉर्म ऑफ ENIAC। देखो वही क्वेश्चन आ गया ना, ENIAC का फुल फॉर्म क्या होता है। देखो जो ENIAC का फुल फॉर्म होता है वो होता है इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। तो ये होता है उसकी फुल फॉर्म, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आउटपुट डिवाइस। हमसे पूछा आउटपुट डिवाइस। देखिए ये वही क्वेश्चन है ना जो ऊपर था, उसी से रिलेटेड वैसा ही सेम क्वेश्चन है, बस इसकी क्या है भाषा को बदल दिया गया। देखिए आप लोग यही याद रखिएगा कि ऐसे हमें बहुत से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो हम लोग पढ़ेंगे एक तरीके से, लेकिन जब पेपर में आता है तो वो दूसरे तरीके से आता है। इसको जो है भाषा बदल के देने में कह सकते हैं। तो आउटपुट डिवाइसेस क्या है। देखिए कीबोर्ड हमारी क्या है, इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड में हम जो भी दबाते हैं वो हमारी स्क्रीन पे हमको दिखाई देता है, ठीक है। तो कीबोर्ड कैसे हो गई, वो हमारी इनपुट डिवाइसेस हो गई। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारे पास माउस। माउस भी हम लोग क्या करते हैं, माउस से हम लोग जो कुछ भी कहीं पे भी क्लिक करना है हम लोग किससे करते हैं, माउस से ही करते हैं ना। तो ये माउस कैसी हो जाएगी, ये भी इनपुट डिवाइस, तो यानी कि इसका आंसर ये भी नहीं होगा। फिर बचता है मॉनिटर। देखिए हमने अगर इनपुट दिया, हमने ए लिखना चाहा तो ए लिखा है, ठीक है, वो लिख तो गया लेकिन हमें दिखाई कहाँ देगा, वो की उस पर माउस हमारे मॉनिटर पे दिखाई देगा। और जब मॉनिटर पे कोई चीज़ दिखाई देती है वो हमें क्या करती है, वो आउटपुट देती है। तो हमें आउटपुट क्या हो जाएगा, डिवाइसेस मॉनिटर हो जाएगा। अच्छा माइक्रोफोन क्या होता है, माइक्रोफोन वो होता है जब हम लोग उससे कुछ बोलें और वो कैच करके कंप्यूटर तक पहुँचाए, तो वो होता है माइक्रोफोन। तो माइक्रोफोन तो इनपुट डिवाइस हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है विच ऑफ दीज इज इनपुट डिवाइसेस, कि इनमें से इनपुट डिवाइसेस कौन है, ठीक है। अब देखिए अभी वही सारी चीज़ें मैंने बताई ना, कीबोर्ड, ठीक है, वो भी इनपुट देता है। हमने कुछ ABCD लिखी, वो इनपुट कीबोर्ड से दे दिया। माउस हमको कहीं क्लिक करना है, कुछ भी चीज़ पकड़ के इधर से उधर ले जानी है, तो उसके लिए माउस का यूज़ किया जाता है। अभी ऊपर माइक्रोफोन भी बताया कि जैसे हमें कोई चीज़ बोल के बतानी है तो उसके लिए माइक्रोफोन चाहिए होगा। तो देखो तीनों हैं, तो यानी कि ऊपर के सभी हो जाएगा। चलिए फिर व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CRT। CRT का पूर्ण रूप क्या है। तो जो CRT का पूर्ण रूप होता है वो तो कैथोड रे ट्यूब होता है, ठीक है। ये आपको याद होगा, जो हमारा जैसे इस तरीके से कंप्यूटर होता था और उसमें ये पीछे तक, काफ़ी पीछे तक ऐसे करके जो बना हुआ होता था, ठीक है। एक सेकेंड, ये इस तरीके से, और ये डिस्प्ले होती थी और ये पीछे उसके ऐसे एक पीछे जो है उसकी पीठ काफ़ी दूर तक निकली हुई होती थी, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता था, ये हमारा होता था कैथोड रे ट्यूब होता था, यानी कि CRT। ये बहुत पुराने टाइप का होता था, ये बिजली भी बहुत खाता था, इसके पिक्सल्स भी उतने अच्छे नहीं थे और छोटा भी होता था, ठीक है। तो ये काफ़ी टाइम पहले तक यूज़ किया जाता था। आजकल के टाइम में तो LCD हैं और LED हैं, ये यूज़ की जाती हैं। अब देखिए वही चीज़ आ गई, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ LED। LED का पूर्ण रूप क्या है। देखो जो LED का पूर्ण रूप होता है वो होता है लाइट इमाइटिंग एंड डायोड, ठीक है। तो देखिए ये इसमें सेकेंड ऑप्शन में आपको मिल जाएगा, ये इसका सही रूप हो जाएगा। चलिए 15वें तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15वां क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CD-ROM, ठीक है। CD-ROM का पूर्ण रूप क्या होता है। देखो CD-ROM का जो पूर्ण रूप होता है, C से होता है कॉम्पैक्ट, D से होता है डिस्क, R से होता है रीड, O से होता है ओनली और M से होता है मेमोरी। तो ये किस ऑप्शन में, सेकंड वाले ऑप्शन में सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है व्हाट इज़ द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है। देखो जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो हमारा एक तरीके का क्या है, सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो कि हमारे ऑफिस वर्क के लिए यूज किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। फिर हमसे पूछ रहा है 17वें क्वेश्चन में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। निम्नलिखित में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा के प्रकार हैं। देखो प्रोग्रामिंग भाषा के प्रकार सिर्फ दो ही होते हैं, ठीक है, एक तो उच्च स्तरीय भाषा और एक निम्न स्तरीय भाषा, ठीक है। ऐसे तो फिर मशीनी लैंग्वेज और ये सारी होती हैं, लेकिन ये सारी जो हैं किसके पार्ट हैं, ये किसी न किसी भाषा के पार्ट हैं। जैसे ये निम्न स्तरीय भाषा के पार्ट और उच्च स्तरीय। तो जैसे हमारे जो दो पार्ट हैं, एक उच्च स्तरीय और निम्न स्तरीय। तो उच्च स्तरीय के अपने पार्ट हैं, जैसे हाई लेवल लैंग्वेज में हमारी जो है वो पास्कल हो गई, जावा हो गई, CCC हो गई, C++ हो गया, C+ हो गया। ये इस तरीके की जो लैंग्वेजेस होती हैं ये सब उच्च स्तरीय होती हैं, ठीक है। तो हमारी भाषा के कितने प्रकार हैं, सिर्फ दो ही। कौन कौन से, निम्न और उच्च स्तरीय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है व्हाट डज
कंपाइलर डू, कंपाइलर क्या करता है? तो देखो जो कंपाइलर होता है, ठीक है, कंपाइलर हमारी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में बदलता है, सीधी सी बात, ये पहली चीज़ हो गई। दूसरी सबसे बड़ी बात, जो कंपाइलर होता है वो पूरे सोर्स प्रोग्राम को एक बार में कंपाइल यानी कि कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो कंपाइलर क्या होता है? एक तरीके का कन्वर्टर होता है जो मशीन हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में बदलता है। देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन है, निम्न स्तर का मध्य स्तर में परिवर्तन नहीं, मध्य स्तर देखिए मध्य स्तर कुछ होता ही नहीं है, उच्च स्तर को निम्न भाषा में परिवर्तित करते हैं, ठीक है। हाँ ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, तो इसका थर्ड नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर 19वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द ट्रांसलेटर ट्रांसलेट लाइन बाय लाइन, ट्रांसलेट का कौन सा अनुवाद लाइन द्वारा किया जाता है? देखिए कंपाइलर पूरे सोर्स प्रोग्राम यानी कि जैसे कोई एक पैराग्राफ पूरा लिखा है उसको पूरे पैराग्राफ को एक बार में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन इंटरप्रेटर क्या होता है, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करता है, यानी कि अगर पूरा पैराग्राफ में 10 लाइन है तो वो 10 बार जो है उसको कन्वर्ट करेगा। पहली लाइन को एक बार में, जब वो पूरी कन्वर्ट हो जाएगी तब दूसरी लाइन को कन्वर्ट करेगा, जब वो हो जाएगी तब तीसरी, ऐसे चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं और नवीं, 10वीं तक वो पहुंचेगा। तो यानी कि जो इंटरप्रेटर होता है वो लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है, ठीक है। और ये करता है क्या, ये भी कन्वर्टर होता है, ये भी हाई लेवल लैंग्वेज को हमारी मशीनी लैंग्वेज में बदलता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, कह रहा है बाइनरी नंबर का आधार क्या है? देखिए बाइनरी नंबर हमारे पास होते हैं 0 और 1, ठीक है। तो जो बाइनरी नंबर हैं वो हमारे पास 2 होते हैं, कौन कौन से, 0 और 2। इसको देखो ये कहते हैं क्या, बाइनरी नंबर सिस्टम जो होता है इसको द्विधारी कहते हैं, यानी कि द्वि प्लस आधारी, यानी कि 2 आधार वाली, जिसमें 2 आधार होंगे वो जो है हमारी बाइनरी नंबर कहलाता है। 2 आधार कौन कौन से होंगे, ये 0 और 1 वाला आधार, ये हमारा जब होगा तो इसी को हम लोग बाइनरी कहते हैं। देखो इसमें संख्या का जब मान निकालते हैं तो मान निकालने के लिए हम लोगों के पास कितने आधार होते हैं, सिर्फ यही तो होते हैं 0 और 1, तो ये कितने आधार हुए, ये 2 आधार हुए, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2। फिर हमसे पूछा है कि फुल फॉर्म ऑफ SDLC। देखिए ये जो SDLC का जो फुल फॉर्म है ये होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होता है, ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ठीक है। चलिए देखते हैं, स्ट्रक्चर डिज़ाइन लाइफ साइकिल, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, सिस्टम डिज़ाइन लाइफ साइकिल और स्ट्रक्चर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। देखिए सबसे पहली बात कि ये डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होता है, देखिए स्ट्रक्चर होता नहीं है, ठीक है, स्ट्रक्चर हमारा नहीं होता है, हमारे में क्या होता है, सॉफ्टवेयर, ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ये सिस्टम भी नहीं होता, 2 ही हमारे पास डेवलपमेंट वाले हैं, तो देखिए दोनों गलत हैं इसमें। लेकिन इसमें सही क्या होगा, सही हो जाता है सिस्टम की जगह पे आप सॉफ्टवेयर कर लीजिए, क्या हो जाएगा, सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ये हमारा इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है। चलिए आप लोग याद रख लीजिएगा। तो देखिए इसमें कोई ऑप्शन भी नहीं है, ये हमारा आपका सॉफ्टवेयर, ये आंसर हो जाएगा, वो जाएगा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में निम्नलिखित प्रतीक होते हैं। तो वो जो हेक्साडेसिमल होता है उसमें जो संख्या प्रणाली के जो प्रतीक होते हैं वो 2 होते हैं, एक तो ये हमारा होता है 0 से लेके 9 तक और ये होता है दूसरा A से लेके F तक, ठीक है। ये हमारे जो हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली होती है उसमें ये 2 ही तरीके के प्रतीक होते हैं, एक तो 0 से 9 और A से F तक, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये। देखिए ये जो मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ ये मैं ऐसे ही नहीं करा रहा हूँ, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आए हुए हैं और आपके जो सिलेबस है इसका, आपका UPPCL का, चाहे वो कार्यालय सहायक हो और चाहे आपका ये TG2 हो, दोनों में क्या है कि दोनों में आपका जो कंप्यूटर का पोर्शन है ना वो CCC लेवल का है। CCC का जो लेवल है वो देखिए बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन क्या होते हैं उसके जो क्वेश्चंस, उनके जो चैप्टर हैं 8-9 चैप्टर हैं वो बहुत ज़्यादा डीप में पूछते हैं, तो इसलिए हार्ड हो जाता है। हम लोगों को क्या लगता है कि सारी चीज़ें ऊपर की होती हैं, हम लोग कंप्यूटर हमेशा ऊपर ऊपर की चीज़ें पढ़ते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा अंदर का आता है तो इसलिए इसमें थोड़ा सा हार्ड लगने लगता है। बाकी देखिए इसमें 8 से 9 चैप्टर ही हैं और अगर सब कुछ सही रहा तो आपको ये
1 डेढ़ महीने में ही मैं 1 महीने में आपके एग्ज़ाम से पहले मैं इसको पूरा ख़त्म करा दूँगा और आपको पर डे ये 25 क्वेश्चन का एक सेट आपको मिलता ही रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तभी मैं कह रहा हूँ कि आपको अगर मेरा ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो आप लोग मेरे जो वीडियो को है वो शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी दबा लीजिए, जिससे आपको आने वाले जितने भी इसके वीडियो जो हों वो सारे मिलते रहें। देखिए क्या है ना कि आप लोग क्या है कि पूरा वीडियो देखते नहीं हैं, उसके बाद होता क्या है, जब वो कहीं से कुछ भी चीज़ें जो आपकी छूट जाती हैं, कुछ आपको बहुत सी बातें पता ही नहीं चलती कि मैं आने वाले टाइम में क्या कराने वाला हूँ और क्या कराऊँगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग पूरा वीडियो देखा करिए, तो उससे आप लोगों को सारी जानकारी और सही से मिलती रहेगी। चलिए आगे देखते हैं कि आगे क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है। हमसे ये कह रहा है कि जो 23 नंबर में है कि जो 0.23 का जो बाइनरी नंबर है, ये 0.23 का बाइनरी नंबर, ये 0.23 का बाइनरी बराबर जो होता है वो किसके बराबर होता है? द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल 23 इज। देखिए जो 23 होता है इसको डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करते हैं? तो पहले तो 23 को 2 से डिवाइड कीजिए, तो कितने टाइम्स जाएगा? ये जाएगा 11 टाइम्स। कितना आएगा? 22। कितना से देखो 11 टाइम्स गया, कितना शेषफल बचा? शेषफल बचता है हमारे पास 1। ठीक है, अब ये मिला 11, तो 11 को भी हम 2 से डिवाइड करेंगे, कितना मिलेगा? 5। फिर वही चीज़ शेषफल कितना बचा? शेष बचा हमारे पास 1। ठीक है, अब इस 5 को हम लोग क्या करेंगे? फिर 2 से डिवाइड करेंगे, फिर कितना बचेगा? 2 2 जा 4। फिर हमारे पास शेष बचेगा 1। फिर हम लोगों के पास अब 2 है, तो 2 को हम लोग क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे और हम लोगों के पास कितना बचेगा? 2 1 जा 2 आ जाएगा और शेष कितना बचेगा? शेष हमारे पास बचेगा 0। ठीक है, और अब ये देखो 1 बचा है, तो 1 को हम लोग फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हम लोगों के पास कितना मिलेगा? 0। और शेषफल भी कितना मिलेगा? नहीं, शेषफल कितना बचेगा? बस 1 बचेगा, क्योंकि जब ये 0 टाइम्स जा रहा है तभी तो ये पूरा 1 बच जाएगा। ठीक, तो हमको देखिए हमेशा जब भी कभी इस तरीके से भाग देंगे तो हमेशा नीचे से ऊपर की ओर चलते हैं, तो हमें देखिए नीचे से ऊपर चलने क्या मिलेगा? 1 0 1 1 1, 3 टाइम्स 1। तो देखिए ये किस ऑप्शन में है? ये सेकंड ऑप्शन में है। ठीक है, देखिए ये है इसको निकालने का तरीका। आपके पास कोई भी नंबर ऐसे दे देगा, ठीक है, और आपको ऐसे निकलवाएगा, तो आप इतना याद रखिए कि इसी तरीके से आप निकालेंगे और उससे आपका एग्जैक्ट आंसर मिलेगा और कोई भी गलती नहीं होगी। बस लास्ट में इतना ज़रूर याद रखिएगा, जैसे यहाँ पे जो शेषफल जब 2 से भाग दिया, तो जब हमारे पास यहाँ पे जो नंबर होता है वही यहाँ पे भाग दिया जाता है। अब जैसे 2 से 2 को भाग दिया तो मिला 1 0। अब 1 को जब हम लोग 2 से भाग देंगे, ठीक है, तो जो 2 से भाग देने पे क्या 2 के पहाड़े में कहीं पे भी, 2 के टेबल में कहीं पे भी 1 आता है? नहीं आता है। तो उसको कितने टाइम्स ले जाएंगे? 0 टाइम्स। अब 0 टाइम्स ले गए तो यहाँ पे कितना बचा? ये बचेगा 1। ठीक है, तो ये याद रखिएगा और ये जो प्रोसेस है ये लास्ट में ऐसे ही आएगा 1 0, और इसी तरीके से हमेशा बनता है। तो आप नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे, ना कि ऊपर से नीचे। तो जब हम लोगों को नंबर लिखना पड़ेगा तो 1 0 1 1 1। तो देखिए इसका ये ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाए, सेकेंड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर 24 क्वेश्चन में कह रहा है कि डेजी वेल प्रिंटर के लिए एक और शब्द है। देखिए लाइन प्रिंटर हमारा अलग होता है, पेटल प्रिंटर, इस तरीके का प्रिंटर का कोई नाम मैंने नहीं सुना हुआ है। फिर गोल्फ की गेंद प्रिंटर, हाँ देखिए ये इसके बारे में मैं भी आपको बताता हूँ। लेजर प्रिंटर, ये भी हमारा प्रिंटर का ही एक ग्रुप होता है जो लेजर यानी कि बहुत तेज़ गति से प्रिंटिंग करता है। और लाइन प्रिंटिंग में हमारे लाइन प्रिंट होते हैं, जैसे कोई भी लाइन लिखी ऐसे प्रिंट हो गए, फिर लाइन फिर लाइन फिर लाइन, तो ऐसे प्रिंट हो जाती है। ठीक है, और लेजर प्रिंट में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये प्रिंट ऐसे ऐसे करके उसमें दे रखा है, तो लेजर प्रिंट में ये एक बार में सीधे पूरा प्रिंट हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं गोल्फ की गेंद प्रिंटर। ठीक है, देखो जो गोल्फ की गेंद प्रिंटर होती है, तो देखिए गोल्फ की गेंद क्या होती है? बहुत छोटी सी होती है। ठीक है, और उसके ऊपर भी लिखना, तो यानी कि यहाँ पे कहीं पे उसके ऊपर थोड़ा सा लिखा जाएगा, छोटा सा जो भी डिज़ाइन बनाई जाएगी या लिखा जाएगा, तो वो जो होता है डेजी वेल प्रिंटर, यानी कि बहुत छोटे के लिए उसको करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो उसी लिए डेजी वेल प्रिंटर को हम लोग क्या कह सकते हैं, जैसे इसमें भी व्हील लिखा हुआ है, यानी कि पहिया, व्हील मतलब क्या होता है? पहिया, तो इसीलिए गोल्फ की गेंद प्रिंटर भी इसको कहा जाता है। ठीक है, फिर देखिए व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये हमारा किस में हो जाएगा? ये हो जाएगा चौथा ऑप्शन इसका
सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए आज के क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। और अब से आपका जब तक ये यूपीपीसीएल के पेपर नहीं हो जाते तब तक आपको कंप्यूटर, हिंदी और कोशिश ये जारी रहेगी कि अगर हो सकेगा तो आपको रीजनिंग की भी एक सेट पेपर पर डे के पर डे कराया ज़रूर जाएगा। जिससे क्या होगा कि आप लोग जब तक आने वाले टाइम में जब तक आपका पेपर होगा तब तक आप लोगों की इतनी प्रैक्टिस हो जाए जिससे आप पेपर देने जाएँ तो उसमें आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।